अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज की दो अहम खबरें हैं जिनको एक ही पैराए में देखा जा रहा है। पहली खबर है पीटीआई की नामुकम्मल मुज़ाकराती कमेटी का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का पहला दौर, और दूसरी खबर है 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज शुदा फैसला आज न सुनाया जाना। दिलचस्प बात यह है कि कई सीनियर सहाफ़ी वो तकरीबन 2 रोज पहले ही ये बता चुके थे कि ये फैसला सोमवार के बजाय जनवरी तक आगे मौखर कर दिया जाएगा। आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने ऐलान किया कि फैसला तो आज नहीं सुनाया जाएगा क्योंकि केस का फैसला अभी लिखा जा रहा है और फिर छुट्टियां भी आ रही हैं अदालती, और इसके अलावा हाई कोर्ट का कोर्स भी है, तो लिहाजा ये फैसला अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। 6 जनवरी की तारीख अब अहमियत इख्तियार कर चुकी है। ये जो अदालती ऐलान है, इसके बाद हमने देखा कि जो मुज़ाकरात की टाइमिंग है उसको भी कानूनी मामलात के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। आज होने वाली मुज़ाकराती बैठक में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ये तय पाया कि 2 जनवरी को पीटीआई की तरफ से एक चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पे पेश किया जाएगा हुकूमत के सामने, और उसके बाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो सकती है। हम आपको सुनवाते हैं आज की जो अहम मीटिंग थी, और इसमें 2 सीनियर लोग शरीक थे हुकूमत और पीटीआई की तरफ से, उन्होंने क्या बयान दिए। मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी। अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज हुआ है, जो इंशाल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए, उसके साथ हमारी मीटिंग हो, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मांग लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के अहम अरकान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब और हामिद खान साहब ये आज की इस मीटिंग के अंदर शरीक नहीं हुए। लेकिन इस हवाले से भी एक खबर है अडियाला में इमरान खान से मिलने वाले सहाफ़ियों की तरफ से। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी की क़यादत को कुछ एक बड़ी दिलचस्प हिदायत की थी, और वो हिदायत ये थी कि किसी भी हुकूमती शख्सियत के साथ अगर मुलाकात या मुज़ाकरात हों तो वो इन कैमरा हों, ताकि इन मुलाकातों की या तो कोई तस्वीर ना बने या अगर बने भी तो सामने ना आए, क्योंकि इससे वोटर सपोर्टर को तशवीश होती है। हम ये इसके ऊपर खुसूसी बातचीत करेंगे प्रोग्राम में कि क्या पीटीआई अपने कारकुनों के सामने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को अपने लिए बाइस शर्मिंदगी या तौहीन समझती है? क्या ये एक चैलेंज है पीटीआई के लिए? और आज की तारीख में हुकूमत कितनी संजीदा इन मुज़ाकरात के हवाले से इस पर बात होगी। दूसरी तरफ 9 मई वाक़यात में मुलव्विस 25 पीटीआई के कारकुनान को फौजी अदालतों से सजाएं सुना दी गई। इसके ऊपर एचआरसीपी के बाद अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया। यूरोपीय यूनियन की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को यह बात बावर करवाई गई कि पाकिस्तान ने रज़ाकाराना तौर पर शहरी और सियासी आज़ादी जो है उस समेत 27 बैनुल-अक़वामी बुनियादी जो कन्वेंशंस है उस पर अमल दरामद करने के लिए मुआहिदा किया हुआ है। और ये जो प्रेस रिलीज है यूरोपियन यूनियन की, वो ये कहती है कि इस मुआहिदे के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को मुनसिफाना और अवामी ट्रायल का हक हासिल है, और फौजदारी मुकदमे में दिए गए फैसले की तफसील मंजर आम पर लाना लाजिम है। तो यूरोपीय यूनियन यहाँ पर पाकिस्तान को ये ये याद दहानी करवाना चाहता है कि अगर उन्होंने GSP प्लस के जरिए पाकिस्तानी मसनूआत की यूरोपीय मार्केट्स तक ड्यूटी फ्री रसाई जारी रखनी है तो इन आलमी मुआहिदों पर अमल दरामद उनको जारी रखना होगा। इसके ऊपर भी तफसीली तौर पर बात होगी। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए रियासत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, एहसान साहब में ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर भी हैं और रहनुमा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राना एहसान साहब, मुज़ाकरात की पहले हम बात कर लेते हैं। आज का जो आप लोगों की बैठक हुई उसमें अटेंडेंस तो कम थी पीटीआई की, लेकिन उसके बाद आप लोग हुकूमत क्या उम्मीद है कि इस मुज़ाकराती प्रोसेस से कुछ निकलेगा? और साथ ही ये कि आप लोग कई बार ये बयान जारी कर चुके हैं कि धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो अब उनकी तरफ से सिविल नाफरमानी कॉल को भी रोका गया। आप समझते हैं कि अब एक साजगार और मौसर माहौल है पीटीआई से बातचीत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब साहब पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चाहे वो अपोजिशन में थे, अपोजिशन लीडर थे, तब भी वो बातचीत की बात जिक्र करते थे कि मिलजुल के मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाहिए। और एपेक्स कमेटी में भी उन्होंने इसका जिक्र किया, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी फतह है कि वो जमात जो कि पोलराइजेशन में बिलीव करती थी, जो कि कहती थी कि हम चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, और जिसका मौक़िफ़ था कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे जो साहिब हैसियत हैं और जिनके पास जो है कोई कंट्रोल है या जो कुछ जो है वो हुकूमत जो चला रहे हैं।
तो इससे मैं समझता हूं कि कम से कम गवर्नमेंट का जो स्टांस या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो स्टांस पहले दिन से था कि बातचीत करनी चाहिए, उसको तकवीयत मिली है। फिर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है, जिसके ऊपर ये खुद पीटीआई की तरफ से जो है वो उंगलियां उठती थी, उसको भी तकवीयत मिली है। और एक अच्छा माहौल पैदा हो रहा है इस मुल्क के अंदर कि हम अपने मसाइल जो है बजाय के डी चौक की तरफ धावा बोलें सूबे के वसाइल के ऊपर, या फिर जो है वो हम एक इंतशारी बातें करें कि पगड़ियाँ जो है वो हमने कफन बांध दिए हैं पगड़ियों की जगह और जनाजों की तैयारी कर ली है। इस तरह की गुफ्तगू के बजाय पार्लियामेंट के अंदर बातचीत की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी, लेकिन राणा साहब अभी भी दोनों तरफ से ये बात तो सामने आई, पीटीआई का ये इस बात पे तो फोकस अभी भी है कि एस्टेब्लिशमेंट से ही फाइनल बात होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात कही कि हतमी तौर पे उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सो आप नहीं समझते कि सिर्फ जाहिरी फेसेस ही हैं ये हुकूमती इत्तेहाद के जो बैठे हुए हैं ऑन द फेस ऑफ इट मुलाकात बातचीत के लिए? आखिरी फैसले की उम्मीद दोनों तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही है। नहीं, मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए ये बड़ा एक खुशाइन चीज है कि ये लोग बैठे हैं, और देखें जो बैठे हैं उन्होंने ही बातचीत तय करनी है ना। अब यहाँ कोई ऑब्वियसली यहाँ जो कमेटी है वो प्राइम मिनिस्टर से भी जो है वो मशवरा करेगी, और हर जमात जो उधर वहाँ बैठी हुई है, बहुत सारी जमातें रिप्रेजेंटेड थी, वो भी अपनी लीडरशिप से बात करेंगी, इनपुट यहाँ लेके आएंगे। लेकिन एक जमहूरियत की फतह है और मैं समझता हूँ पॉजिटिव जो है वो एक जेस्चर है, माहौल आप इसको मुस्बत पेशरफ समझते हैं? जी। फैसल चौई साहब से मैं, फैसल साहब आपकी खान साहब से मुलाकातें भी होती रहती है सारे प्रोसेस के हवाले से, वो क्या ख्यालात रखते हैं आप जानते हैं। सो उनके बुनियादी नुक्ते क्या हैं? हमारे सामने एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा रखा गया, दूसरा था कैदियों की रिहाई, लेकिन उमर अयूब साहब तो आज कह रहे थे कि नए इलेक्शंस भी करवाए जाएं। अब 2 तारीख को जो चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई पेश करेगी, उसमें क्या ये 2 ही निकात होंगे और भी कुछ चीजें होंगी? देखिए, मेनली 2 नुकात रखे हैं मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब ने, और ये मुज़ाकरात भी इमरान खान साहब की टैसिट अप्रूवल से हो रहे हैं, उनकी हिदायत के ऊपर हो रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी भी उन्होंने फॉर्म की है और जो उसका एजेंडा है वो भी उन्होंने बयान किया है। जहाँ तक रिहाई का ताल्लुक है तो ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हम हुकूमत से कोई रायत नहीं चाहते हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूशन की बजाय प्रोसिक्यूशन करे, और हमारे खिलाफ जो जाली का जो केसेस हैं, जो झूठे केसेस हैं जिनको इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है और पुलिस ही मुद्दई है इन केसेस की, उसको एज पर लॉ, क्योंकि वो सारे केसेस में एविडेंस नहीं है, तो हमारे खिलाफ कॉन्कॉक्ट ना किया जाए, यानी हमारे खिलाफ कोई घड़ा ना जाए केस। अगर कोई जेन्युइन केस है तो उसको सामने लाया जाए। इमरान खान साहब के ऊपर जेल के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद पर्चे कर दिए गए हैं, बेगम बुशरा के ऊपर भी काफ़ी सारे केसेस हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के, और हमारे कारकुनान जो हैं, हमारे जो रहनुमा जैसे लाहौर में कैद हैं और बहुत सारी जगहों पे कैद हैं, जिनको 9 मई के एक प्रोटिसाइज्ड इवेंट में रखा गया है और उसमें उनकी सज़ा से ज़्यादा उनको जेल में रख लिया गया है। तो वो अच्छा फैसल साहब, ये भी आज एक सवाल है कि आप, अगर आप कता कलामी की आपसे माजरत, आज ये भी सवाल है कि जो आपकी असद कैसर साहब के अलावा लीडरशिप है वो इस मुज़ाकराती अमल में क्यों शरीक नहीं हुई? अली अमीन गंडापुर भी नहीं आए हैं, सलमान राजा साहब भी नहीं आए, उमर अयूब साहब जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वो भी नहीं आए। और इस बारे में भी बताइएगा कि खान साहब को ये फिक्र क्यों है कि अगर हुकूमत के साथ बैठे हैं तो उसकी तस्वीर नहीं बननी चाहिए, बंद कमरे में बेशक बात कर लें। नहीं, ये तस्वीर वाला जो वाक़या है या जो बात है, ये कॉन्टेक्स्ट में थी। ये मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई अली अमीन साहब के साथ, तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब के ऊपर हमारे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन पे जो ये डी चौक का मैसेकर है इस पर भी डायरेक्टली एलेज किया जाता है उनको। लिहाजा उनके साथ जो तस्वीर है वो इस तरह से, जो बिकॉज वो मामला जो उस तरह से आए थे, लेकिन आपके वर्कर्स को तो आपके तमाम मुखालिफिन से इख्तलाफ है। फैसल साहब, आप नहीं समझते कि आपके कारकुनान के हाथों एक आप लोगों के लिए जरूर एक चैलेंज रहता है किसी भी सीरियस सतह के ऊपर एंगेज करने में? जिस पार्टी में कारकुनान की इज्जत हो उसमें कारकुनान से जो है उनकी डिमांड्स को मद्देनजर रखना होता है। हम वो पार्टी तो नहीं है जो कि खानदानी पार्टी हो, हम तो वर्कर्स की पार्टी हैं और वर्कर्स हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लिहाजा हम वर्कर्स की राय को
वर्कर्स के नुक्ता नज़र को बहुत अहमियत देते हैं और देनी चाहिए भी। दूसरी बात आपने ये कहा कि राना साहब से मैं जी आप मुकम्मल कर लें जी। दूसरा जो आपका सवाल का पहला हिस्सा था, अगर आप क्विकली एक मुझे हिंट दे दें, मैं मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मैं रियासत अली आज़ाद साहब को इस गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। रियासत अली आज़ाद साहब, एक मौक़िफ़ जो फैसल साहब ने ये पेश किया कि जो कैदी हैं उनकी रिहाई एक बेजर मुतालबा है पीटीआई का, तो कानूनी मामलात को देखते हुए तमाम जो केसेस रहे, आप समझते हैं कि इस को रास्ता निकल सकता है जिनका ट्रायल ना शुरू हुआ हो, जिनके ऊपर चार्जशीट वाजे ना हो कि क्या इल्ज़ामात हैं, उनके हवाले से हम आपसे मिलिट्री कोर्ट से आई सजाओं के बारे में आगे जाके बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक इसमें है कि देखिए इस्लामाबाद के अंदर मैं स्पेशली बात करूँगा, जो इस्लामाबाद के अंदर हमारे बहुत सारे वकला जो इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, उनके ऊपर 19-19, 20-20 केसेस दर्ज है। मैं उनमें उनका कौंसल भी हूँ, मैं शेर अफजल मरवत का कौंसल हूँ, मैं अली बुखारी साहब का उसमें वकील हूँ, मैं शुएब शाहीन साहब का उसमें वकील हूँ, राजा हारून है उनका वकील हूँ, बाकी दीगर जितने भी हमारी बाहर से उनके में सारे केसेस में वकील हूँ। उन तमाम केसेस को अगर अब आप मेरिट पे देखें तो उनमें से एक केस, हाँ मेरी बेल भी जनाब ने कराई थी। क्या कहा आपने? मैं आज ही आपके लिए एक और क्रेडिट। असल मैं तो आपका वैसे ही वकील हूँ हमेशा के लिए। सही, हाँ मेरे लीडर है ना जी। अच्छा अब आपने कंट्रोवर्शियल बात कह दी, वो सियासी नहीं मैंने अपनी जो बार है, बार के हवाले से मैंने ये गुफ्तगू की है। मेरा बार के अंदर इनसे बड़ा एक अच्छा है और एज ए वकील वो मेरे लीडर है। राना साहब भी कुछ कहने पे मजबूर हो गए, लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूं। मैं बार की बात कर रहा हूँ। बार में हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन है और हम एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बात यह कि जितने केसेस इस्लामाबाद के अंदर बनाए गए हैं वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि ग्राउंडलेस, बेसलेस, क्रिप्टिक, उनकी कोई हैसियत नहीं है। देखिए अब आपने उन लोगों के ऊपर 780 लगाई जिनके हाथ में गुलाल है, आपने इन लोगों, इन वकला के ऊपर जो वहां मौके पे मौजूद नहीं, उन पे भी आपने 780 और इस तरह की 395 की FIR की है। तो मैं समझता हूं कि जो केसेस है ना ये बिल्कुल ग्राउंडलेस हैं। जैसे मतीउल्लाह का केस था, राना सनाउल्लाह पे केस बनाया गया था, ये सारे बिल्कुल सियासी, पॉलिटिकल मोटिवेटेड और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आते हैं। और अगर इनके अंदर हुकूमत भी एक गुड जेस्चर शो करती है, हुकूमत और इन सियासी कैदियों को रिहा कर देती है, तो मैं समझता हूं कि उनको क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया। वो इक़्तिदार में बैठे, वो गिविंग एंड पे बैठे, वो देने की पोजीशन में बैठे, तो उससे एक माहौल अच्छा साजगार हो सकता है। हम PTI से भी ये डिमांड करते हैं और हुकूमत से भी करते हैं कि जंगों के जो सोल्यूशन है वो भी टेबल ही पे बैठ के होते हैं। ये नहीं है आप जितनी मर्जी आप जदोजहद करें, जितनी एजिटेशन कर ले, जितने जलसे जुलूस कर ले, अल्टीमेटली आपको टेबल पे बैठना है और इन तमाम मसाइल का हल निकालना है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बाय बोथ दी एंगल्स, गवर्नमेंट को भी देंगे या PTI को भी। तो एक इस हवाले से कोई रास्ता आप कहते हैं जो बहुत बेतहाशा ये निकल आएगा और इससे माहौल बेहतर होगा, चूंकि इन केसेस से हासिल असूल कुछ नहीं होना, बिल्कुल जीरो। अदालतों में साबित करना भी मुश्किल हो जाता है। एक मज़ाक़ा खेज सी सूरत हाल बन जाती है जब एक शख्स पे इतने सारे इल्जामात और इतने सारे मुकदमात करा दी जाए। राना साहब, PTI के चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ लेवल के होते हैं और जिसे फैसल साहब बता रहे थे, कहते हैं हम अपने कारकुन की इज्जत करते हैं और उसकी बात को अहमियत देते हैं। इनका कारकुन ये पसंद नहीं करता कि ये आप लोगों के साथ बैठकर बातचीत करें और फिर उसका इश्तिहार भी निकले और तस्वीर भी निकले। तो आप खुद इस सियासी कारकुनान के जज्बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। हालिया इलेक्शन में जब आपको टिकट नहीं मिला, राजा रियाज साहब के साहिबजादे को मिला, तो आपके कारकुन ने भी बड़ा नापसंद किया था इस बात को। आप इनके इस चैलेंज को से रिलेट कर पाते हैं राना साहब? देखिए, अगर कारकुन से इज्जत करते होते तो कारकुन से चीजें छुपाते ना, कारकुन के सामने चीजें रखते। इसका मतलब है कि जो इन्होंने बयानिया कारकुनों को दिया हुआ है ये उसके मुखालिफ चल रहे हैं। बहरहाल जो बयानिया था इनका वो बड़ा जहरीला था और उसके अंदर जमहूरी अपने जो हरीफ है उनके साथ बातचीत करना उसमें शामिल नहीं था। कारकुनों को अब मैं देखें, अब अच्छा माहौल बन रहा है, अब हम एक दूसरे पे जो है वो ऐसे वो करें, लेकिन कारकुनों को तो इन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया और फिर कारकुनों को छोड़ के भी चले जाते थे। यही अगर ये पहले जो है वो टेबल पे बैठ जाते तो शायद कारकुनों को इतनी तकलीफ ना पहुंचती। और जिस तरीके से फिर उनको ट्रीट किया गया और कोई पूछने भी नहीं गया, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ ये अब चीज़ें जो हैं वो हमें मुस्बत बात करनी चाहिए। और देखें, जमहूरियत के अंदर बातचीत ही होती है,
हमने तो मिसाक जमहूरियत जो है उसका हम हिस्सा थे और उस वक्त से हम उसका जिक्र करते रहे हैं कि मुल्क के अंदर मिसाक मईशत ही नहीं मिसाक जमहूरियत भी दोबारा करने की जरूरत है। तो खुशाइन बात है पूरी कौम के लिए कि असेंबली जो है उस फोरम पे बातचीत हो रही है, तो मैं तो समझता हूँ अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन ये मैं स्पीकर साहब ने हिदायत भी की थी आज आप लोगों को जी, आपने पीटीआई और उनके वकील दोनों को बुलाया हुआ है। अब ये तो फैसल साहब और रियासत साहब भी रिस्पॉन्ड करेंगे। वकला की हद तक वकील हूँ, वकला की हद तक, और जितने इंसानी हकूक के केसेस है वो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एफिलिएशन में उनका वकील। रियासत अली एजाज साहब इन तमाम केसेस में यकीनन प्रो बोनो अपनी खिदमात भी पेश करते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं फैसल साहब की तरफ जाती हूँ ये कहते हुए कि राना एहसान साहब बहुत मोहतात बात कर रहे हैं और स्पीकर कौमी असेंबली जो इस प्रोसेस में शामिल थे मुज़ाकरात के, उन्होंने भी हिदायत की थी कि कोई कयास आराई करके माहौल न खराब किया जाए मुज़ाकरात का। फैसल साहब, आज जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुनाया जाना था, हमने इब्तदाई में जिक्र किया, कुछ सहाफियों ने पहले ही कह दिया था कि मंडे को ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा, जनवरी तक जाएगा। वजूहात इसकी बताई गई हैं, छुट्टियां आ रही हैं, फैसला भी लिखना है और हाई कोर्ट का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। आपको इसकी क्या वजूहात लगती हैं फैसला मौखर होने की? देखिए, फैसला मौखर होने की वजूहात जो है नॉर्मल, ये बड़ा एक्सेप्शनल होता है कि जिस दिन अगर आपने फैसला सुनाना हो तो जज साहब जो है वो फैसला ना सुना सके। जज साहब मेरा ख्याल में तो जो मेरी राय है, क्योंकि मैं इसमें वकील भी हूँ, तो मेरी राय बायस भी हो सकती है, डेफिनेटली होगी भी, क्योंकि मैं अपने जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस देखा है मैंने, उसमें किसी किस्म का जो एलिगेशन है वो नहीं प्रूव हो सका इस्तगासा से, यानी हुकूमत नैब की तरफ से। नैब के जो ना तो वो मॉनेटरी गेन का केस है, ना वो क्रिमिनल क्राइम प्रोसीड का केस है, ना ही उसमें ये साबित हो सका कि वो पैसा हुकूमत का था और किसी और अकाउंट में चला गया। हुकूमत ने इस पर 20 अरब रुपए का मुनाफा भी कमाया हुआ है और इसमें जितने भी गवाहान पेश किए गए हैं, ये वाहिद केस है जिसमें लॉस नहीं हुआ बल्कि 20 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है हुकूमत को। तो ये केस बनाना ही मज़े का केस है। और आईओ जो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो बयान है, अगर वो आप पढ़ लें तो आपको बहुत सारी चीज़ों जो है आया हो जाएंगी। तो मेरी नज़र में कोई ऐसी सॉलिड वजूहात नहीं मिली इस पर सज़ा हो सकती, लेकिन गवर्नमेंट मसर है कि इस पर सज़ा हो। तो मैंने अदालतों को अंडर प्रेशर काम करते हुए देखा है। मैं समझता हूँ कि जज साहबान अंडर प्रेशर हैं, तो शायद इसके लिए डिले किया गया कि कोई किसी तरीके से कोई ऐसा बात हो, सॉलिड बात हो, क्योंकि पहले भी 4 मुकदमात में साइफर हो, इद्दत हो, तोशाखाना 1 हो, ये सारी सजाएं जो हैं ये आला अदालतों से उड़ चुकी हैं, ये इस बिना के ऊपर के ट्रायल में उनमें से ठोस वजूहात। तो इसी वजह से ये लेट किया जा रहा है। रियासत अली जी, वो तो वैसे भी ट्रस्ट है उसकी, ये आपका मौक़िफ़ है फैसल साहब। और आपने जैसा कि जी मेंशन भी किया आपने कि आपका एक सियासी तौर पे इसमें बायस भी होगा, लेकिन रियासत साहब अभी आप पे हुकूमत की तरफ से इल्जाम लगा है कि पीटीआई और उनके वकील, पहले आप इस पे रोशनी डालिए। हम आगे जो आज वजह जो बताई गई मौखिर करने की, ये वाकई इतना सादा केस है क्योंकि इसको तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस वाले भी मेरे वकील हैं। चले वैसे मैंने ये अरशद मलिक जज वाला जो केस था उसमें मैं डिफेंस काउंसिल था, उसमें जो इनके सीनेटर थे ना भट्ट साहब, वो उसमें बरी हुए, मैंने ये आर्गुमेंट, वो उनको याद नहीं होगा, उनको सिर्फ अभी जो हो रहा है वही याद होगा। ये 3-4 दिन पहले किया उनको वो सहाफी भी याद नहीं है जो इनके हक में उस वक्त बात करते थे। और तलत हुसैन के केस में जो हमारे बड़े सीनियर सहाफी, उनके केस में भी आज मैं ही उनका वकील था। तो अगर कोई मुझे वकील करता तो मैं, राना साहब अल्लाह ना करे कि कल आप पे भी ये वक्त हो, आपका कौंसल भी मैं ही होऊंगा। चलिए अब चलिए इस केस की बात करते हैं। पहले तो ये इतना सादा केस है जैसे उसको बयान किया जा रहा है। इसमें 2-4 बहुत बुनियादी बातें। सेक्शन 24 है पीपीसी, जिसमें रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन है, डिसऑनेस्टी जिसको कहते हैं कि वो है। बताएं मुझे कि जो बानी पीटीआई इमरान खान की ये बात करते हैं, क्या रॉन्गफुल लॉस था और उसने रॉन्गफुल गेन क्या किया? बुनियादी सवाल ये है। दूसरी बात ये है, क्या वो रकम इमरान खान के अकाउंट में गई है? नहीं गई, कोई रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ।
क्या वहां पे जो ट्रस्ट बना है उस पे जो तलबा है उनसे कोई फीस लेते हैं तो क्या वो इमरान खान के अकाउंट में जाती नहीं जाती? क्या वो इमरान खान की अल्लाह ना करे डेथ के बाद ये ट्रस्ट उनके वारसान को, ये तो ट्रस्ट था लेकिन किसी ऐसे काम के लिए कोई जाती तशहीर हो रही हो उसी ट्रस्ट के जरिए, ये हर तरह से मिलियन केस कहना भी गलत है। हाँ। ये अल कादिर ट्रस्ट केस है, तो क्या वो ट्रस्ट एज ए विरासत इनके नाम ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि एक पैसे जो आए वो इस वक्त गवर्नमेंट के खजाने में पड़े हैं, मुझे बताएं कि उसमें ऑफेंस क्या हुआ है, फिर काबीना की एडवाइस पे हुआ, फिर काबीना की एडवाइस से सीक्रेसी भी तो रखी गई ना, काबीना नहीं देखे दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन एडवाइस बता चुके हैं बाय वर्च्यू ऑफ एडवाइस ये सारे पैसे गए। तो मैं समझता हूं कि ये केस बिल्कुल उसी तरह जैसे फैसल ने कहा तोशाखाना 1 साइफर केस, इद्दत केस, ये उससे भी बुरा केस होगा। ये अनाउंस करके रियासत साहब के मंडे को फैसला सुनाया जाएगा, मौखिर किया जाना अनयूजुअल गैर मामूली बात है आपकी नजर में? मैं इस पे ना माजरत के साथ बात करूंगा, पहले भी जो इमरान खान के खिलाफ केसेस के फैसले आए ना वो भी मेरिट पे नहीं आए, वो भी मैं माजरत के साथ कहूंगा कि अंडर प्रेशर वो फैसले थे और ये फैसला भी अंडर प्रेशर आएगा। और अगर इनका कोई ब्रेक थ्रू इन रिजल्ट्स में नहीं आता तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि इमरान खान इसमें भी बरी नहीं होंगे। इस पे राना साहब जरूर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद राना एहसान साहब का तफसीली मौक़िफ़ इसके ऊपर जरूर जानूंगी। भी से कहा जा रहा है कि इसका भी फैसला अंडर प्रेशर ही आएगा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो आज सुनाया जाना था, अल कादिर ट्रस्ट केस भी इसको कहा जा सकता है, वो मौखिर हो गया। इसको सियासी मामला से जोड़ा जा रहा है। राना एहसान साहब ना चाहते हुए भी इसको मुज़ाकराती अमल से और दीगर हवालों से जोड़ा जा रहा है। अब इस प्रोग्राम में भी जो बात हुई वो आपने सुनी, ये पहले ही कह दिया गया कि इसका फैसला भी उनके खिलाफ ही आएगा। और साथ ही जो कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने भी 2 दिन पहले ये खबर दे दी कि मंडे को नहीं सुनाया जाएगा। सो आप क्या इसका ताल्लुक है कानूनी मामलात का मुज़ाकराती अमल के साथ? देखिए, सबसे पहले तो आपने 2 वकील जो वकालत कर रहे हैं पीटीआई के आपने बिठा दिए हैं, और देखें जरूर इन्होंने पहले किसी नून लीग वाले की भी वकालत की होगी, लेकिन हाजिर तो ये पीटीआई की वकालत जरूर बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखें बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है। अल कादिर जो ये कहते हुए राना साहब आप मैंने उनको राना साहब सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन, राना साहब एक सेकंड माजरत के साथ उनको एज एक्सपर्ट बुलाया हुआ है। वैसे 3 दिन पहले आपके सेनेटर जो थे अरशद मलिक जज केस में, उनके भाई शुएब भट्ट, उनका भतीजा हमजा भट्ट, उन तीनों की मैंने वकालत की। चले सर वो राना साहब को कंटिन्यू करने देते हैं। राना साहब अब थोड़ा सा जरा समझा लेने दें। देखें बात ये है कि ये कहना कि ट्रस्ट की जमीन है तो कोई पर्सनल फायदा नहीं है। आपके पास दर्जनों दुनिया में बहुत बड़े स्कैम ट्रस्ट के नाम पे होते हैं, बहुत बड़े स्कैम एनजीओ के नाम पे होते हैं। तो ये कहना कि अगर ट्रस्ट है तो ये तो बात ही खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है और ये बायस्ड इंटरप्रिटेशन है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, ये नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की थी, उसने करप्शन के जो भी उसको मामला इलीगल ये पैसे लगे, उन्होंने रियासत को ये पैसे वापस कर दिए। उन पैसों को एडजस्ट कराया एक फाइन के एवज, जो मलिक रियाज साहब को फाइन था वो फाइन अलहदा था और ये पैसे जो है हुकूमत की ट्रेजरी में अलहदा जाने थे। लेकिन इनको जो है वो उस फाइन में एडजस्ट कराने का मतलब है कि जितने वो पैसे थे 100 मिलियन पाउंड थे, हुकूमत के खजाने को उतना नुकसान हो गया और वो एडजस्टमेंट करा ली। अब देखें आप भूल जाते हैं कि इसी तरह एक ऑडियो लीक भी आई थी जिसके अंदर अंगूठियों का जिक्र हो रहा था, वो भी गालबन शायद इसी काम के लिए था कि ये अगर काम हो जाए तो जो है वो तोहफे भी मिलेंगे। और उसके बाद जो उसकी इस कारकर्दगी जो पीटीआई या खान साहब या बुशरा बीबी या जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे लोग, उन्होंने दिखाई और उसके एवज जो इनको ट्रस्ट की जमीन मिली, फिर उधर कंस्ट्रक्शन भी उन्हीं के थ्रू कराई। तो ये बड़ा एक वो केस है ब्राइबरी। देखिए मैं आपको एक और मिसाल क्यों कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं अदालती फैसले, क्यों अदालती प्रोसेस कंट्रोवर्शियल हो रहा है कि 2 दिन पहले सहाफी बता देते हैं, फिर मुज़ाकरात का अमल चलता है, फिर 6 तारीख को क्योंकि ये कहा जाता है कि फैसला अदालती आएगा और 2 तारीख को मुज़ाकरात का दूसरा मरहला होगा, तो ना चाहते हुए भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है आपस में। देखिए ये तो अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अभी जो है वो छुट्टी की उसकी वजह बताई है कि छुट्टी है, और फिर उन्होंने एक आधी और वजह बताई है टेक्निकल, वो होगी। लेकिन हुकूमत का इससे लेना देना नहीं है, हमें इंतजार करना। हम तो बिल्कुल समझते हैं कि यहाँ करप्शन की खान साहब ने और बड़ी क्लियर कट करप्शन की और एक ऑडियो लीक भी आई।
तो ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। लेकिन इसको ये मिक्स करके वहां पर आके ट्रस्ट की जमीन आना, देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो शौकत खानम के एक डायरेक्टर ने जो एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में जो है वो पैसे इन्वेस्ट करा दिए थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये सारी चीजों को अगर आप टेक्निकली तौर पे देखेंगे तो ये बड़े इसमें मसाइल हैं, और आप इस तरह नहीं कह सकते जी ट्रस्ट की जमीन है तो जी क्या है ये ट्रस्ट उनका पर्सनल फायदा नहीं। पाकिस्तान की हकीकत है, प्रॉपर्टी टाइकून भी यहीं पे थे, हमारे तमाम इदारे भी यहीं पे थे। ये जो मैंने सवाल किए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इस केस को सुना था, उन्होंने इनसे नैब से पूछा था, ये सारे सवाल कन्फ्रंट किए और इनका कोई आंसर वहां पे नैब वालों के पास नहीं था, इसलिए उस केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल ली थी, जिन चीजों को मैंने कोर्ट किया है। चले मैं आगे बढ़ जाती हूँ फिर। अगर अब मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हुई फैसल चौधरी साहब, 25 मुलजिमान को सजाएं हुई हैं और 7 जो पेश किए गए वो जारी की गई वीडियोस के जरिए उनकी शनाख्त कि कौन कहाँ पर मौजूद था और क्या एक्टिविटी करा था। इस हवाले से आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? इस पर यूरोपियन यूनियन का बयान हमने इब्तिदाई में किया, कानूनी पॉइंट में आगे रियासत साहब से पूछूंगी, इस पर PTI क्या समझती है? PTI इन ट्रायल्स को यकसर मुस्तरद करती है। PTI इसको आइनी और बुनियादी शरई हकूक़ की खिलाफ वर्जी समझती है और PTI किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हक में नहीं है। PTI समझती है कि 9 मई एक सियासी मुखासमत की बुनियाद पर बना हुआ केस है, जिसमें उन लोगों को धर लिया गया है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं छोड़ा, और उन लोगों को बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के उस वक्त जो IG पंजाब है उन्होंने जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है वो भी लोगों के सामने रखा। लेकिन उसके बाद चाहे वो फयाज चान हो, चाहे मुराद रास हो, अंदलीब अब्बास, जो कि खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास एक ही गाड़ी में थी, तो खदीजा जो है वो 8 महीने जेल काट के आई हैं, अंदलीब अब्बास को किसी ने पूछा नहीं है, या दीगर जो है खातीन हो या हजरात हो जिन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली या तहरीक इस्तेकाम ज्वाइन कर ली, उनको छोड़ दिया गया। सो ये पोलिटिसाइज्ड इवेंट है। इस पे जिस अंदाज में वैसे फैसल साहब आपका आप पेश कर रहे हैं कि खदीजा शाह जेल काट के आई लेकिन अब आज़ाद है, तो फिर आप समझते हैं कि कोई प्रिविलेज है जिसके तहत लोगों को छोड़ा जा रहा है और जो जेल में अभी तक हैं उनका कोई नाम उनके इसलिए नहीं बात की जा रही क्योंकि उनके पास वो खास प्रिविलेज नहीं है, या कोई कॉम्प्रोमाइजेस है जो वो नहीं कर रहे जो आपके बयान के मुताबिक चले है? और खदीजा शाह ने भी तो 8-9 महीने जेल काटी है, उसको क्या फांसी देनी है आपने? क्या आप 8-9 महीने एक नाजायज मुकदमे में जेल को कोई बुरा नहीं समझ रही हैं? यकीनन आप समझती हैं। आप उनके जो उनको पाबंद सलासल रखा गया है किसी ऐसे जुर्म की पादाश में जो उन्होंने किया भी नहीं, उसकी हमायत तो हरगिज नहीं करेंगी, मुझे पता है आपका। और मैं ये भी समझता हूँ कि खदीजा शाह समेत, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल जरूर रेज करूंगी कि बेशक उन्होंने जेल काटी, आज वो जेल रिफॉर्म्स कमेटी में भी शामिल हैं, जेल का दौरा करके अपनी रिपोर्ट भी जमा करा रही हैं, लेकिन वो एक नौजवान जिसने शायद मोर चुराया था वहां से, वो जरूर अपनी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किस तफसील में वो भी शामिल है या नहीं, लेकिन सिर्फ महज वहां मौजूद होना उनके लिए सजा उनको। मैं रियासत साहब, आप इसके ऊपर, एक तो वकला बरादरी हो या यूरोपियन यूनियन या इंसानी हकूक, आप लोगों का स्टेटेड रिस्पॉन्स है, आप सिविलियंस के मिलिट्री को ट्रायल के हक में नहीं है, लेकिन फिर इसका मुतबादिल क्या हो? जो तफसील जारी की गई वो तो उन तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ, लेकिन इनफरादी तौर पे इल्जाम की क्या तफसील है वो, क्योंकि ये मिलिट्री ट्रायल का मामला है तो हमारे सामने नहीं है, सिर्फ तस्वीर है, वीडियो है और शक्लें हैं। देखिए अब जो हमारे आम कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है उसमें CRPC का सेक्शन 173 जिसकी रिपोर्ट, जिसको हम चलान कहते हैं, वो आती है, उसके साथ सारी एविडेंस वगैरह आती, तो हमें पता चलता है कि क्या है। अब एक ये ट्रायल है जिसमें पब्लिक को भी एक्सेस है, वहां पे आपको नहीं है एक्सेस के, वहां पे एविडेंस क्या है, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन आती है CO को आती है जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, फिर वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, समरी वो सारी एविडेंस करके फिर ओथ पे क्रॉस भी करते हैं, और फिर वहां पे जो जजमेंट देने का कॉन्सेप्ट है वहां पे गिल्टी और नॉन गिल्टी वाला मामला होता है। दूसरी बात ये कि मुझे बताएं अब सा कि आपने अगर आर्टिकल 10A की बात करनी तो जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है वो आपको देना है। देखिए वहां पे कंप्लेनेंट कौन है? आर्मी है। वहां पे इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? आर्मी है। वहां पे ट्रायल कौन कर रहा है? आर्मी के जजेस साहबान बैठे हैं। अब सवाल ये पैदा हो कि व्हेन दी IO एंड दी कंप्लेनेंट इज द सेम पर्सन, जिसने खुद कंप्लेंट भी की और आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेट भी किया हो, तो आपको इंसाफ मिल सकता है।
इसलिए हम ये बात करते हैं। अब लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मशरूत इजाजत के साथ इसको जोड़ा जा रहा है कि उस एतबार से देखिए उसमें जजमेंट जो है ना, जवाद ख्वाजा साहब ने जो आर्मी एक्ट 1952 उसका सेक्शन जो 21D था उसको चैलेंज किया था कि इट इज अल्ट्रा वायरस, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड भी कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पेंडिंग है, वो सस्पेंड हो गया उसका ऑपरेशन। इससे भी हटके देखिए जो सिविलियन है वो आर्मी एक्ट के डिसिप्लिन में नहीं आते, वो एक्सक्लूसिवली प्योरली जो आर्मी पर्सनल है उसको गवर्न करता है, सिविलियन उस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। उसकी रीजन ये है कि इसका मतलब तो फिर ये होगा कि एक पैरेलल सिस्टम है जुडिशरी का, जो वहां पे भी और यहां पे भी है। अदलिया तो एक ही है ना जो पूरे पाकिस्तान को थ्रू आउट द कंट्री उसके अंदर वो केसेस को सुन रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे आप उधर भी कहें तो आपका बाहर जो, जैसे आप अभी यूरोपीय यूनियन की बात कर रही थी, आप यूएनओ की बात कर रही हैं, बहुत सारे और मुबालग की बात कर रही कि जो ये कहते हैं कि आर्मी के अंदर सिविलियन का ट्रायल जो है उसको वो नहीं, लेकिन अब इसको चैलेंज किया जाएगा तो आप समझते हैं कि ये कम से कम एक मौका मिल जाएगा उनको चैलेंज करने का? आपको देखे ना, ये सारी आपकी प्रोसीडिंग को जो है वो डाउटफुल बना देता है। अगर आपके पास इतनी एविडेंस है तो आम कोर्ट में उनके खिलाफ वो एविडेंस दे और उनको सजाएं करवा दे ताकि लोग उंगली ना उठाएं इस पे। मैं राणा साहब, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो बयान है उसकी नौयत बहुत सख्त है, जिसका के नताइज हमारी इकोनॉमी के लिए डायरेक्टली हो सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि जीएसपी प्लस के हवाले से जो आप लोगों ने मुआहदों पर दस्तखत किए हुए हैं इंसानी हकूक को या इंसाफ की फरामी, तो वो उसको इफेक्ट कर सकता है उस स्टेटस को। और ये भी बताती चलूँ कि जीएसपी प्लस के हवाले से जो रिलीजियस फ्रीडम्स है पाकिस्तान में, ये पहले ही बहुत बड़ा उनके एक इशू बना हुआ है जिसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है। सो आप क्या इसके ऊपर इसके तो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी पे? नहीं, देखें, मेरे ख्याल से पहले कोई ऐसे इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे। ईयू के जो कंसर्न्स हैं उनको हमारे सिस्टम को जो है वो इतना उनको डिटेल में नहीं पता, उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखें, ये आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि जो क्वालिफिकेशन है एक सिविलियन की कि उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, वो बहुत सख्त और स्पेसिफिक है, और ये एक आम सिविलियन के ऊपर इतलाक नहीं होती। तो एक सिविलियन को फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर होना पड़ता है, उसकी उस मामले की अबैटमेंट, एग्जीक्यूशन या प्लानिंग का हिस्सा वो बनेगा, तो सिर्फ इस मखसूस केस के अंदर उस एक सिविलियन का ट्रायल जो है हो सकता है। और देखिए, दूसरी बात ये है कि ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये एक मिलिट्री कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई है। ये ऐसे नहीं है कि ये नॉन चैलेंजेबल है, ये चैलेंजेबल है, और ये आपके हाई कोर्ट्स में चैलेंज हो सकता है, फिर उसके ऊपर आपके पास अपील का हक है। तो ये कहना जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स दर्जनों मुल्कों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और बड़ी स्पेसिफिक शिक्स होती हैं कि किस मखसूस माहौल में एक सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, वो आप पूरा करेंगे तो आपका वहां होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कंसर्न हमें होना चाहिए कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। हाँ, ये लोग जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिस तरीके से लॉबिंग की जाती है, उसके जरूर असरात आते हैं, लेकिन ये जो लीगल फोरम्स हैं, अगर ईयू का ये फॉर्मल फोरम है, जब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे हमारा कानून है और किस तरीके से इसको प्रोसीड किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके पीछे, तो ये मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी गई, यहाँ तो वर्डिक्ट उन्होंने दिया है इसके ऊपर। क्या आप गौर करें, इसका ताल्लुक जीएसपी प्लस से भी हो सकता है, यानी जीएसपी रिवोक भी हो सकता है। उनको जब एक्सप्लेन किया जाएगा कि आगे राइट ऑफ अपील्स भी हैं और सारे मामलात हैं, और यहाँ भी पूरा एक जो मिलिट्री कोर्ट का प्रोसीजर है वो भी मेरिट पे है और वो बगैर एविडेंस के और बगैर डिफेंस के नहीं होता, तो सारे वो जो लवाजमात जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर पूरे करने की पाकिस्तान को जरूरत है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी की वायलेशन हुई है, और ये केस उनको प्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो ये मामला जो है इसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। जी, आप पर उम्मीद है कि आप उनको मुतमईन कर लेंगे, हम आने वाले दिनों में ही देखेंगे। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, फैसल चौधरी साहब, आजाद साहब इस प्रोग्राम में शरीक हुए। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, इंसानी अलमिया पारा चिनार में पहले ही फ़िरका वाराना फसादात थे, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते, एहतजाज को देखते हुए जो सड़क बंद की गई, उसने एक बहुत बड़ी एक ट्रेजिडी वहाँ पर जन्म ली है। 50 से ज़ायद बच्चे सेहत की सहूलियात ना मिलने की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। हम वहाँ पे क्या इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान का इलाका पारा चिनार एक लंबे अरसे से फिरका वाराना फसादात की जद में और पिछले कुछ अरसे से यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंसानी अलमिया को जन्म दे रही है। जुलाई से अब तक अगर हम बात करें पुरतशद्दुद वाक़यात में 200 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं और गुज़िश्ता माह 21 नवंबर को एक ऐसा वाक़या मुसल्लह ग्रुप की तरफ से गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाने का पेश आया कि उसके बाद सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर करने या मैनेज करने के लिए सूबाई हुकूमत ने कुरम की तरफ जाने वाले हाईवे को बंद कर दिया। लेकिन अब उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इलाके में ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की कमी हो गई है और बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 60 के करीब बच्चे इस सर्दी की शिद्दत में जो बीमार थे अद्वियात ना मिलने की वजह से जाँ बहक हो गए। इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर रेस्क्यू के काम में पेश है ईदी फाउंडेशन, फैसल ईदी साहब सरबराह ईदी फाउंडेशन मौजूद है। फैसल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने जिक्र किया आपकी तंजीम ही वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और आप लोगों के जरिए ही खबर मिल रही है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स ये अद्वियात ना मिलने पे और ये तमाम और मजीद भी अगर कोई तफसील आप इस एतबार से बता सके? देखिए, नंबर ऑफ डेथ तो जो है वो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की जो हलाकतें हैं पिछले 2 महीनों में वो वैसे तो हम बहुत ही मोहतात अंदाजे से 27, 28, 29 बता रहे हैं, लेकिन इससे जो है वो आप डबल भी कर लेना तो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, और ये भी फैसल साहब ये मुश्किलात कोई आप लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बतौर सहाफ़ी भी वहाँ एक्सेस करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, रास्ते बंद भी हैं और एक कर्फ्यू की सी सूरत हाल भी बताया जा रहा है, तो हमने यहाँ तक सुना कि आप लोगों को भी रेस्क्यू के अमल में भी बहुत मुश्किल पेश आई है। एयरपोर्ट जो कुरम में फंक्शनल नहीं था, वहाँ पे कम्युनिकेशन का निज़ाम नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग पहुंचे। इस हवाले से क्या बता सकते हैं रेस्क्यू का जो अमल है? हाँ, ये हुआ ये कि ये एयरपोर्ट कहीं अरसे से इस्तेमाल में नहीं था, तो इसमें जो है वो खराबियां थी इसके रनवे में, तो हमने वो टेस्ट करवाया गाड़ी चलवा के, तो इतनी ज्यादा खराबियां नहीं थी, तो उसमें रिस्क था थोड़ा सा, तो हमने वो रिस्क ले लिया और अब माशाल्लाह से जो है वो हमारी तकरीबन 20 के करीब फ्लाइटें हो चुकी हैं और मजीद अब जो है वो 10-15 और फ्लाइटें हम कर सकेंगे, लेकिन हमारा जहाज छोटा होने की वजह से हम बड़े पैमाने पे काम नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे अद्वियात की कमी अभी वक्ती तौर पे तो जो है वो पूरी हुई है, लेकिन हॉस्पिटल सप्लाईज हैं, ऑक्सीजन हैं, दूसरी चीजें हैं, उनकी भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों के इंतकाल हो रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहे, डिले हो रही हैं, इंसुलिन वहाँ पे नहीं मिल रही, ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिल रही, आपके यहाँ जो किडनी की दवाइयाँ होती है वो नहीं मिल रही, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, दिल की दवाइयाँ, ऑपरेशन नहीं हो रहे, तो लोग परेशानी का शिकार है वहाँ पे और बच्चों की हलाकतें तो हो ही रही हैं अद्वियात और ऑक्सीजन ना होने की वजह से, क्योंकि कोई भी NICU बच्चों का जो होता है वो फंक्शनल नहीं है वहाँ पे। और सूबाई हुकूमत की तरफ से क्या ताउन किया जा रहा है फैसल साहब? उनकी तरफ से क्या एक्शन दरकार है जो आपके साथ ताउन भी हो सकता है? हमारे जाने के बाद सूबाई हुकूमत ने भी वहाँ पे दवाइयाँ सप्लाई करनी शुरू कर दी और वहाँ से बहुत सारे लोग जो ओवरसीज में काम करते हैं उनकी जो है वो ये निकाल रहे हैं ताकि वो बाहर चले जाएं और रोजगार का जरिया कमा सके, रोजगार कमा सके। और दूसरा जो है वो दवाइयां अभी वक्ती तौर पे तो ठीक है, लेकिन मजीद जो है वो वहाँ पे दवाइयों की जरूरत है, रास्ता खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सैकड़ों की तादाद में मरीजों को बाहर निकालने की भी जरूरत है जिनका इलाज होना है, जिनके ऑपरेशन रुके हुए हैं काफी अरसे से। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त के लिए और आपकी खिदमात के लिए। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमारे साथ सीनियर किसान टीपू महसूद मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं यहाँ पर बातचीत के हवाले से एक मुज़ाकरात जिरगे का अमल भी जारी था, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है? एहसान आपका बहुत शुक्रिया। एक तो हमें बैरिस्टर SF साहब की तरफ से जो आज का बयान है वो ये कहते हैं कि 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा और फिर उसके लिए पेशरफ्त भी मुतवक्के है रवां हफ्ते, इसी हफ्ते। आप हमें क्या बता सकते हैं किन नकात के ऊपर इस जिरगे में बातचीत हुई, डेडलॉक कहां पर था, कोई पेशरफ्त, कोई डेवलपमेंट है इस बातचीत के सिलसिले में? जी बिल्कुल, ये जो जिरगे के जो ग्रैंड कुरम कबायली जिरगे थे उसके कई सेशन हुए कोहाट में और वहाँ पे जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उनकी भी उसमें पार्टिसिपेशन थी, कमिश्नर कोहाट भी थे और कुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो भी उसमें मौजूद थे। अभी यानी कुछ मलिकान से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत से 2 दिन का वक्त मांगा था, तो वो जो वक्त है वो कल यानी कंप्लीट हो रहा है, तो कल दोबारा से वो सेशन जो है जिरगे के वो स्टार्ट होंगे। मेन जो नुकात वहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं जिरगे के, तो उसमें एक ये कि डीवेपनाइज करना है कुरम जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा वहाँ पे ये कि जो रोड की सिक्योरिटी को इंश्योर कराना है, क्योंकि हमेशा जो बड़े वाकयात हुए हैं वो वहाँ पे जब मूवमेंट होती है तो वहाँ पे वो उनको टारगेट किया जाता है। और दूसरा तीसरी जो सबसे आम चीज है वो है बंकर,
यानी वहां पे ऐसे बंकर्स हैं जो वीडियोस और जो तस्वीर सामने नजर आ रही हैं कि वो जिस तरह बाकायदा मिलिट्री बंकर्स हैं उस तरह के बंकर्स बने हुए हैं दोनों जो कबाइल हैं उनकी जानिब से। और वो कोई यानी ये नहीं कि पत्थर से बने हुए हैं, बल्कि बाकायदा वो सीमेंट के कंक्रीट के बने हुए हैं और उसमें यानी एक वहां पे एक हफ्ते तक आराम से कोई स्टे भी कर सकता है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं तो वो मेनली डिस्कस हो रही हैं। और मेरी इतलात यही है कि इन 3 मामलात पे वहां पे एक तरफ से वो है कि इस पे राजी नहीं हो रहे दोनों तरफ से, और हुकूमत की कोशिश होगी कि इनको इन 3 औकात पे उनको राजी किया जाए। अभी सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं केपी गवर्नमेंट के और जो पीटीआई के प्रोविंशियल कैबिनेट के सीनियर मेंबर से जो बराह रास्त मुज़ाकरात में वो हिस्सा भी ले रहा है, तो उससे बात हुई और वो भी उन्होंने भी 3 नुकात उठाए कि इसकी वजह से वहां पे मामला जो है उसमें बेहतरी नहीं आ रही। और उसमें एक ये कि बॉर्डर कंट्रोल, क्योंकि कोरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है ये 3 जो अफगान सूबे हैं उनको टच कर रहा है तो, और दूसरा ये कि डीवेपनाइज करना होगा। और उसके एस्टीमेट के मुताबिक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी एस्टीमेट है कि जो असला है वहां पे वो बाकायदा जिस तरह ऑर्गेनाइज्ड मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं उसी तरह उनके पास असला है जिसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल तक उनके पास मौजूद है। तो और तीसरा जो है वो बंकर्स का है। तो मेरे ख्याल में इन 3 औकात पे अभी जो एक डेडलॉक का वो है सिचुएशन है, तो और हुकूमत की कोशिश होगी कि इन पे उनको राजी किया जाए जरगे को। बहुत शुक्रिया। एहसान टीपू महसूद हमारे साथ थे। ये यकीनन कॉम्प्लिकेटेड मसला है जिस अंदाज में एहसान ने बयान किया, लेकिन इसका हल निकालना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अब ये रास्तों की बंदिश जो है वो एक इंसानी अलमिया तो पहले से यहाँ पर मौजूद था, लेकिन जानी नुकसान जो है वो इस कदर है कि फैसल ईदी साहब कहते हैं कि कोई नंबर भी बताना हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर कितने बच्चों की जाने गई हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इसको किस अंदाज में हुकूमत हैंडल करती है। आज के लिए नाज़रीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।